गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं आप लोगों के सामने वैदिक कालीन सभ्यता और उनकी विशेषताओं को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास का काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। यह विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको काफ़ी सहायता करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन करें। वैदिक सभ्यता प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण सभ्यताओं में एक है। इस सभ्यता की स्थापना लगभग 1500 बीसी अर्थात ईसा पूर्व में आर्यों के द्वारा की गई थी। सभ्यता की विशेषताओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे दो उपखंडों ऋग्वेद तथा उत्तर वैदिक में विभाजित करते हैं और इसकी विशेषताओं को निम्नलिखित रूप से व्यक्त करते हैं। देखिए, एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। वैदिक सभ्यता, जिसको हम लोगों ने दो भागों में बांटा है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक, और इनकी सामाजिक विशेषता, राजनीतिक विशेषता, आर्थिक विशेषता और धार्मिक विशेषताओं पर एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं सामाजिक विशेषता पर। ऋग्वैदिक आर्यों का सामाजिक जीवन प्रारंभ में वर्ग भेद की भावना से रहित था। वर्ग भेद यानी किसी प्रकार का जाति बंधन नहीं था। अभी तक वर्ग चेतना का विकास नहीं हुआ था। इस समय तक व्यवसाय को पैतृक आधार पर स्वीकार नहीं किया गया। इस समय वर्ण शब्द का प्रयोग आर्य तथा अनार्यों में भेद बतलाने के लिए होता था। इनका पारिवारिक जीवन सुसंगठित होता था। पशुचरण की प्रधानता के कारण पितृसत्तात्मक समाज संरचना के निर्माण में सहायता की। ये हो गया हमारे ऋग्वैदिक काल की सामाजिक विशेषता। अब हम उत्तर वैदिक काल की सामाजिक विशेषता को देखेंगे। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन में कई तरह के बदलाव आए। इस समय वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के रूप धारण करने लगी। गुण और कर्म के अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र स्थापित हुए। ब्राह्मण धार्मिक, क्षत्रिय शासन एवं सैन्य कार्य, वैश्य उत्पादन एवं शूद्र इन सभी वर्गों की सेवा का कार्य करने लगे। इस समय स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। बहुविवाह के प्रचलन आरंभ हो गए, जिससे पारिवारिक जीवन कलहपूर्ण हो गया। स्त्रियों का जन्म अशुभ माना जाने लगा। ठीक है, ये उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक दशा हो गई। अब हम चलते हैं इनकी राजनीतिक विशेषता पर। तो ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक विशेषता को देखेंगे। ऋग्वैदिक काल में पशुपालन की प्रधानता तथा युद्धों की सर्वव्यापकता के कारण इनका जीवन अस्थायी एवं कबीलेयाई होता था। कबीले का प्रधान राजा जो होता था वह प्रशासन चलाता था। कबीले के लोगों की रक्षा करना उसका मुख्य उद्देश्य था। ऋग्वेद में कुलों, कबीलों एवं कुलों के आधार पर कई संगठनों के उल्लेख मिलते हैं, जैसे सभा, समिति आदि। ये संगठन सामाजिक, आर्थिक, सैनिक, धार्मिक मामलों पर कार्य करती थी। ये हो गई ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक दशा। अब हम उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक दशा देखेंगे। उत्तर वैदिक काल में अनेक छोटे छोटे कबीले एक दूसरे में विलीन होकर बड़े राज्य को जन्म दे रहे थे। राज्यों के आकार में वृद्धि होने से राजा के अधिकार में भी वृद्धि होने लगी। राजा की शक्ति में वृद्धि के बावजूद सभा और समितियां अभी भी कायम थी, जो राजा के साथ सद्भावना से कार्य करती थी। राजा अपने कार्यों के संपादन में पुरोहित, सेनापति, पटरानी तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों की सहायता लेता था। निम्न स्तर पर प्रशासन का भार ग्राम सभाओं पर होता था, जिन पर प्रधानों का नियंत्रण रहता था। ठीक है, ये हो गई उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक विशेषता। अब हम चलते हैं इसकी आर्थिक विशेषता को देखेंगे। तो ऋग्वैदिक कालीन लोगों का प्रधान धंधा पशुचरण
था, पशु ही संपत्ति का मुख्य अंग था। ऋग्वेदों में देवताओं की स्तुति करते हुए पशु संपदा पाने की मांग की गई है। इस काल में खेती कम ही होती थी। इसके अतिरिक्त बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि का भी उल्लेख मिलते हैं। उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक विशेषता को देखेंगे। उत्तर वैदिक काल में लोगों ने स्थायी जीवन प्रारंभ किया, जो खेती में वृद्धि के कारण हुआ। इस समय चावल, गेहूं, जौ आदि की खेती की जाती थी। खेती के लिए हल इतने बड़े होते थे कि उनको 4 से 24 बैल तक जोतते थे। इससे अनुमान लगता है कि कृषक अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करते थे। खेती के अतिरिक्त विभिन्न व्यवसाय भी आरंभ हो गए थे। ठीक है, ये हो गई हमारी आर्थिक विशेषता उत्तर वैदिक काल की। अब हम चलते हैं आगे, जिसमें हम धार्मिक विशेषताओं को देखेंगे। तो ऋग्वैदिक धार्मिक जीवन में कबीलियाई तत्वों की प्रधानता थी। इस काल में प्रधान धंधा पशुचरण था और समाज पितृसत्तात्मक, इसलिए ऋग्वैदिक देवताओं में पुरुष देवताओं की प्रधानता थी। ये लोग प्राकृतिक शक्ति के रूप में यथा सूर्य, अग्नि, मरुत, वायु आदि की पूजा करते थे। साथ ही इंद्र, विष्णु, रुद्र आदि देवताओं को भी उपासना करते थे। वे स्तुति पाठ एवं यज्ञ बलि भी करते थे। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक आडंबर एवं कर्मकांडों के महत्ता में वृद्धि हुई, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग की उत्पत्ति एवं उन्हें अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए यह अति आवश्यक था। इस समय अश्वमेध, वाजपेय, राजसूय आदि यज्ञों का मूल उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना था। इस काल में अवतारवाद की धारणा प्रबल हुई एवं ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिमूर्ति स्वरूप में प्रमुख देवता बन गए। ब्रह्मा को विश्व का सृष्टिकर्ता, शिव को पशुओं का देवता एवं विष्णु को पालनकर्ता माना जाने लगा। तप और भक्ति के स्थान पर यज्ञ और बलि उत्तर वैदिक काल में व्याप्त हुई। इस समय कर्मकांड एवं आडंबरों की भर्त्सना करने वाले उपनिषदों का जन्म हुआ। भर्त्सना मतलब आलोचना होता है, जिन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इस प्रकार अब हम इसका निष्कर्ष देखेंगे, तो कंक्लूजन में देखेंगे। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि सरल भक्तिमयी ऋग्वैदिक संस्कृति उत्तर वैदिक काल में जटिलतम, आडंबरपूर्ण एवं कर्मकांडी बन गई। वर्ण व्यवस्था भी विकृत होकर उत्तर वैदिक काल में जातीय व्यवस्था बन गई थी। लेकिन इन व्यवस्थाओं में परिवर्तन ने कुछ अच्छे परिवर्तन को भी जन्म दिया। उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो गई। साथ ही ऋग्वैदिक काल का अस्थायी मानव उत्तर वैदिक काल में स्थायी एवं कृषि, पशु तथा अन्य व्यवसायों का मालिक बन चुका था। साथ ही साथ शिक्षा, संगठन, क्षेत्रीय राज्यों का उदय इत्यादि में भी परिवर्तन पराकाष्ठा पर थी। इस प्रकार से हमारा यह विषय आज यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ऋग्वैदिक काल की विशेषता, वैदिक कालीन विशेषता समझ में आ गई होगी। वैदिक कालीन व्यवस्था को हमने ऋग्वेद और उत्तर वैदिक कालों में विभाजित करके उनका अध्ययन किया। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।